द्वितीय क्रिया का मतलब होता यही है कि प्रकृति में जो भाई कच्चा माल है, एक प्राथमिक क्रिया में जो कच्चा माल बनता है उसको यूज करके उसको रूप बदल दिया और उसका मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, उसको बदलकर उसका वैल्यू बढ़ा देते हैं, उसको मूल्यवान बना देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? द्वितीय क्रिया जो कच्चा माल है उसका फिर से निर्माण करना, उसको रूप बदल कर, तो क्या हो जाएगा? विनिर्माण हो जाएगा। मैं बोलूँ पैसा, मैं बोलूँ भाई परिवहन के साधन, नहीं। तो पूंजी और परिवहन के साधन इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करते। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 5 की, जिसका नाम है द्वितीय क्रियाएं यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज। इससे पहले अपने पिछला चैप्टर पढ़ा प्राथमिक क्रियाएं, तो उस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा ना, वहां पर जो कच्चा माल बन रहा था उसका यूज कौन करता है? जितनी भी क्रियाएं द्वितीय क्रिया में आती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है, तो उसमें जो कच्चा माल होता है वो कहां से मिलता है? प्राथमिक क्रिया में से मिलता है। यानी कि मैं बात करूं एग्रीकल्चर, जैसे कि अपना कृषि में जो भी कच्चा माल बना तो उसको यूज कौन करता है एज अ रॉ मेटेरियल? जितनी भी हमारी क्रियाएं सेकेंडरी एक्टिविटीज में आती हैं। समझ आ गया? तो ध्यान रखना है, तो पिछला चैप्टर जरूर आपको समझ लेना है। और जो वीडियो है आपकी न्यू सेशन के अकॉर्डिंग है 2025 एंड 26। और फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने, आपकी कुछ भी पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखो भाई ये आपका सिलेबस है, ये 4 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। अब चैप्टर कौन सा चल रहा है? अपना द्वितीय क्रिया है। ठीक है, उसके बाद 3 चैप्टर आप रह जाएंगे, आपकी बुक फिनिश हो जाएगी। तो द्वितीय क्रिया है, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज द्वितीय क्रिया मैं कह रहा हूं तो आपको समझ आ जाएगा। पहले ठीक है, आप ध्यान से इस इमेज को देखो, ये कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रही है। क्या यहाँ पर देखो, कहीं खेती करी गई, खेती करी गई, ठीक है भाई। उसके बाद इसको यहाँ पर जो भी अपना बना खेती करने के बाद, ठीक है भाई, तो उसको ऐसे पैक करा गया। ठीक है, उसके बाद जो अपना फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या निकला? ये निकला। ठीक है, तो देख रहे हो, तो जो ये बना है ना अपना, ये तो अपना आएगा द्वितीय क्रिया के अंदर, ये अपना आएगा द्वितीय क्रिया के अंदर। और बाकी ये सब अपना जो आता है वो आता है भाई प्राथमिक क्रिया के अंदर। देखो, तो प्राथमिक क्रिया से जो अपना क्या बना, कच्चा माल बना, वो यूज किसने करा? इन्होंने करा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बेसिकली गेहूं है, ठीक है ना भाई। तो उसके बाद आटा बना भाई, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बिस्कुट टाइप सा कुछ बना दिया है, तो बिस्किट यहाँ पर क्या हो गया? द्वितीय क्रिया का पार्ट हो गया। समझ रहे हो ना? ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं भाई, कच्चे माल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदल देते हैं। तो द्वितीय क्रिया आपको समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, आगे हम चले। तो देखो भाई, द्वितीय क्रिया बेसिकली है क्या आपकी बुक के अकॉर्डिंग? तो द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। तो जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका वैल्यू बढ़ जाता है, यानी मूल्य बढ़ जाता है। ध्यान आपको रखना है, ठीक है भाई। और प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर ये उसे मूल्यवान बना देती है। ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी द्वितीय क्रिया का मतलब होता यही है कि प्रकृति में जो भाई कच्चा माल है, एक प्राथमिक क्रिया में जो कच्चा माल बनता है उसको यूज करके उसको रूप बदल दिया और उसका मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, उसको बदलकर उसका वैल्यू बढ़ा देते हैं, उसको मूल्यवान बना देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? द्वितीय क्रिया बोलते हैं। ध्यान रखना है। देखो, जैसे कि अब ये आलू है, ठीक है, आलू ये पार्ट है भाई प्राथमिक क्रिया का। ठीक है भाई, अब आलू से हमने क्या बना दिए? यहाँ पर हमने चिप्स बना दिए। ठीक है भाई, तो ये बेसिकली क्या, ये द्वितीय क्रिया में आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद ये आम है, कच्चा आम, ठीक है ना भाई। अब इससे क्या बना दिया? अचार बना दिया। ठीक है, अचार बना दिया। तो समझ रहे हो, तो अचार अपना द्वितीय क्रिया में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कच्चे आम की वैल्यू बढ़ा दी ना भाई, कच्चे आम की वैल्यू बढ़ा दी हमने अचार बना के। ऐसे आलू से हमने चिप्स बना दिया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। आपको ध्यान रखना है, द्वितीय क्रिया का मतलब आपको समझ आ गया होगा इन इमेजेस से अभी तक। आगे चलें। देखो भाई, तो द्वितीय क्रियाओं के द्वारा क्या होता है भाई, प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, जो कि बता चुका हूं मैं आपको। और मनुष्य बेसिकली क्या करता है? अपने कौशल, तकनीक और पूंजी और श्रम की सहायता से कच्चे माल को उत्पाद के रूप में बदल देता है। तो यहाँ पर जो ह्यूमन है ना, जो मनुष्य बेसिकली अपनी स्किल, टेक्नोलॉजी, पैसा यानी कि पूंजी और अपने श्रम यानी अपनी मेहनत की सहायता से क्या करता है, जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, ठीक है भाई, उसको क्या कर देता है? एक उत्पाद के रूप में बदल देता है, एक प्रोडक्ट के रूप में बदल देता है, जिसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। उसके जैसे रॉ मटेरियल था उससे ज्यादा वैल्यू उसकी बढ़ जाती है जितनी उसकी पहले थी। समझ रहे हो? ध्यान रखना है। समझ आ रहा है ना भाई? आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपका जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट होता है बुक से। ध्यान रखना है, जो कि क्या, विनिर्माण, जिसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं इंग्लिश में। समझ आ रहा है भाई? विनिर्माण क्या होता है आपके मन में? भाई सोचो, अभी मैं पढ़ाने से पहले आपके मन में क्या आ रहा है विनिर्माण को वर्ड्स देखते ही, तो कमेंट में यहीं पर बताना है। ठीक है भाई, तो विनिर्माण का मतलब ऐसे क्या होता है भाई कि किसी वस्तु का उत्पादन। ठीक है, किसी वस्तु का उत्पादन।
क्या है भाई, विनिर्माण, यानी कि जो कच्चा माल है उसका फिर से निर्माण करना, उसको रूप बदल कर, तो क्या हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा। ठीक है भाई, तो विनिर्माण का मतलब क्या हो गया, वस्तु का उत्पादन। ध्यान रखना है, किससे, किससे भाई, कच्चे माल से। ठीक है, कच्चे माल से, समझ आ गया होगा तुमको, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे हम देखें, अब यहाँ पर जो है अपना विनिर्माण के अंदर क्या क्या आ जाता है। आप सोच रहे हो भाई विनिर्माण का मतलब हो गया भाई कि फैक्ट्री में, बिल्कुल बना, फैक्ट्री में जो सामान बनाए जा रहे हैं, नहीं। विनिर्माण के अंदर वो सब चीज आ जाएगी भाई, जैसे कि अपना हस्तशिल्प कार्य से लेकर, ठीक है, हस्तशिल्प क्या होता है, जो हम हाथों से सामान बनाते हैं। ध्यान रखना कि हस्तशिल्प मतलब क्या होता है, अपना जो हम हाथों से सामान बनाते हैं, तो हस्तशिल्प कार्य से लेकर आपका भाई लोहे और इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, और अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को विनिर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। ध्यान रखना। तो जहां पर भी भाई कच्चे माल से जो रॉ मटेरियल है उससे कुछ नया प्रोडक्ट बना दिया, तो वो विनिर्माण ही है। तो यहाँ पर चाहे वो हाथ से बनाई हुई कोई वस्तु ही क्यों ना हो, ये नहीं कि आप मशीन से बना रहे हो तो ही विनिर्माण बोलेंगे, नहीं। मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण का मतलब ही यही होता है कि भाई हमने कच्चे माल से क्या करा, कुछ नई चीज हमने बना दी है। इसमें आपका हस्तशिल्प से लेकर आपका ये सब आ जाएगा, लोहा और इस्पात को बनाना, गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने आप बना रहे हैं प्लास्टिक का यूज करके, कंप्यूटर के जो बिल्कुल घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसको आप जोड़ रहे हैं। ठीक है भाई, और अंतरिक्ष यान निर्माण, यानी कि भाई जो अंतरिक्ष सैटेलाइट वगैरह हो गया, उसका निर्माण, ये सब आपका जो है, इन सब का ही उत्पादन आपका विनिर्माण के अंतर्गत आता है। तो आपको विनिर्माण जो ये शब्द है ये आपको आना चाहिए। अब ठीक है, ये नहीं कह सकते कि आपको नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब विनिर्माण की प्रक्रिया की विशेषताएं, ठीक है भाई, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मैन्युफैक्चरिंग है या विनिर्माण है, तो इसकी जो प्रोसेस है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, तो विनिर्माण की प्रक्रिया की जो विशेषता है ना, पहला क्या भाई, शक्ति का उपयोग, कि भाई यहाँ पर तो विनिर्माण की प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो यहाँ पर शक्ति का यूज करा जाता है। क्या क्या यूज करा जाता है भाई, शक्ति का यूज करा जाता है। अब शक्ति किस टर्म में होगी, शक्ति यहाँ पर जैसे कि मान लो हस्तशिल्प से बना रहे हैं हम, यानी हाथ से बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसी कोई ऊर्जा चाहिए नहीं हमें, यहाँ पर बेसिकली हम क्या करें, अपने हाथों की शक्ति का यूज करें। लेकिन जब हम बात करते हैं कोई मशीन वगैरह की, ठीक है, जब मशीन से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, विनिर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी भाई, एनर्जी की जरूरत हमें यहाँ पर पड़ जाएगी। ठीक है, यानी कि ऊर्जा की जरूरत हमें पड़ जाएगी। तो ऊर्जा का यहाँ पर फ्यूल हो सकता है, मशीन को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत हो, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो, तो यहाँ पर वो शक्ति का उपयोग, यहाँ पर ध्यान रखना, शक्ति का मतलब यहाँ पर एनर्जी से, ऊर्जा से है। समझ आ रहा है, ध्यान रखना। तो शक्ति का उपयोग एक इसकी विशेषता हो जाती है। नेक्स्ट टाइम बात करूं, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन। अब विनिर्माण का मतलब ये नहीं कि बहुत छोटे लेवल पर तुम बना रहे हो, नहीं, एक ही प्रकार की वस्तु का बहुत बड़े लेवल पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। कहने का मतलब है विनिर्माण की विशेषता यही है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग जो होती है एक ही चीज की बहुत बड़े लेवल पर होती है। समझ आ गया। अगर कोई शुगर कंपनी है तो वो बहुत बड़े लेवल पर शुगर बना रही है, ध्यान रखना। समझ आ गया, कच्चे माल का यूज करके, जैसे शुगर केन वगैरह का यूज करके वो बहुत बड़े लेवल पर क्या बना रहे हैं, शुगर को बना रहे हैं। समझ आ गया। तो एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन यहाँ पर होता है विनिर्माण के अंतर्गत। और कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो कि मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। भाई जो कारखाने वगैरह होते हैं, तो जो मानक वस्तु है, मतलब कि जो वस्तु उनको मतलब को विनिर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसी का उत्पादन वो करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जो विशिष्ट श्रमिक है, मतलब कि भाई हर काम के लिए अपना क्या होता है, एक श्रमिक डिफाइन होता है कि भाई ये काम वो श्रमिक कर रहा है। ठीक है भाई, तो कारखानों में क्या विशिष्ट श्रमिक होता है, वो मानक वस्तुओं का उत्पादन कर रहा होता है। और ध्यान रखना, यहाँ पर स्किल्ड की बात आती है। क्या, स्किल्ड वर्कर, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर जो अनस्किल्ड है, नॉन स्किल्ड वर्कर है, वो काम नहीं करते विनिर्माण में, वो भी करते हैं, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब है कारखाने के अंदर विशिष्ट श्रमिक होते हैं जो कि मानक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। मतलब कि जो जो भी कारखाना है उसमें जिस वस्तु का निर्माण होता है, तो वहां पर कोई वस्तु होगी जिसको मान रहे हैं, यानी मानक वस्तु होगी जिसका यहाँ पर विनिर्माण करा जा रहा है, तो उसके लिए एक विशिष्ट श्रमिक होता है निर्माण करने के लिए। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ। आगे बात करूं, विनिर्माण जो है ना, आधुनिक शक्ति के साधनों एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना है, जो विनिर्माण है ना, बेसिकली वो आधुनिक शक्ति के साधन द्वारा भी करा जाता है, मशीनरी द्वारा भी करा जाता है, या आप कह लो पुराने साधनों द्वारा ही किया जाता है। ध्यान रखना।
लेकिन ज़्यादातर आज क्या हो रहा है भाई, आधुनिक मशीन वगैरह आ गई है, ऑटोमेशन सिस्टम भी आ गया, मशीनें खुद चलती हैं, तो इस सब के बारे में आगे हम बात कर रहे होंगे। तो अगर आपसे पूछ ले भाई विनिर्माण की विशेषता क्या होती है, तो आपको यही बताना है, शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तु बहुत बड़े लेवल पर बनती है, विशिष्ट श्रमिक होते हैं, ठीक है भाई, इसमें आधुनिक शक्ति का यूज करा जाता है, तो ये आप बता सकते हो विनिर्माण के बारे में। आगे चले, अब उसके बाद आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता है, जो मैं आपको पीछे बताया ना, लगभग आपको यही वापस पढ़ना है इसके अंदर, क्योंकि एक अलग सा टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि भाई आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता, यानी कि बड़े पैमाने पर, ठीक है, जो आपका विनिर्माण हो रहा है वो बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है, लार्ज स्केल पर हो रहा है, तो उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। देखो भाई, तो पहला है कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां, ठीक है भाई। तो पहला आपके बुक में ये हेडिंग दे रखी है इस टॉपिक में कि कौशल का विशिष्टीकरण, तो यहाँ पर जो काम हो रहा होता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कौशल का विशिष्टीकरण हो जाता है। कौशल का विशिष्टीकरण मतलब है स्किल का विशिष्टीकरण, हर एक काम के लिए एक स्किल्ड वर्कर होता है, समझ आ रहा है, और उत्पादन के मेथड्स होते हैं। देखो जैसे कि शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जा सकता है, कहने का मतलब है कोई सामान, एक कारखाना है वहां पर हमें बहुत सामान, हमें सामान बनाना है कोई, ठीक है, तो वहां पर हम अगर हम हाथ से बनवाएंगे ना वो सामान, तो बहुत टाइम लगेगा। क्या लगेगा भाई, बहुत टाइम भी लगेगा, और बहुत कम सामान ही क्या प्रोडक्शन उसका हो पाएगा, यानी बहुत कम ही सामान का प्रोडक्शन हो पाएगा, उत्पादन हो पाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर हम दूसरी चीज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, वो क्या भी समझ आ जाएगा। तो समझ आया, देखो यहाँ पर हमने कहा कौशल का विशिष्टीकरण और उत्पादन की विधियां। तो उत्पादन की विधि तो एक ये होती है कि भाई शिल्प तरीके से कर दो, और एक मशीन से कर लो, तो लागत भी कम आती है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ जाता है, समझ आ रहा है। तो शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादन किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, जो कि आदेश अनुसार बनाया जाता है, मतलब कि जितना आदेश मिलेगा तभी बनाया जाता है, और इसकी लागत भी क्या आती है, अधिक आता है, यानी कि महंगा भी पड़ता है, एक्सपेंसिव भी पड़ता है अगर हम हाथों से वस्तु बना भी रहे हैं। जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है, ठीक है। अगर हमें बड़े स्केल पर मार्केट में खेलना है तो क्या करना होता है भाई, अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से, यानी कि हम एक सामान को बहुत बड़े लेवल पर बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का काम करता रहता है, समझ आ गया। तो शिल्प तरीके से हम बनाते हैं, तो बस हम बहुत, मान लो कि भाई हम गलियों तक ही खेल रहे हैं, बस ध्यान रखना, लेकिन हमें बड़े लेवल पर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कौशल का विशिष्टीकरण करना पड़ेगा, यानी कि एक कारीगर एक ही तरह का काम कर रहा है जिसमें वो निपुण हो, समझ रहे हो ना, तो एक ही तरह का वो काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये क्या हाथों से कर रहा होगा, नहीं भाई मशीनों का यूज कर रहा होगा, लेकिन एक ही तरह का काम वो कर रहा होगा, समझ आ गया। वो आगे हम पढ़ेंगे, आधुनिक बड़े पैमाने पर जो विशेषताएं आगे हम पढ़ेंगे मशीनों का यूज करने वाला, लेकिन आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन जब किया जाता है तो एक कारीगर, यानी प्रत्येक कारीगर अपना एक ही प्रकार का कार्य लगातार करता रहता है, ताकि जो है प्रोडक्शन में वृद्धि आए, ध्यान रखना, समझ आ रहा है। तो कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियां, तो ये पहली हेडिंग है जो कि इसकी विशेषता है। उसके बाद है यंत्रीकरण। क्या है, यंत्रीकरण। तो यंत्रीकरण का मतलब है किसी काम को करने के लिए मशीनों का उपयोग करना, समझ आ गया। तो यंत्रीकरण का मतलब क्या हो गया भाई, यंत्रों का यूज करना, मशीन्स का यूज करना किसी काम को करने के लिए। तो इसमें क्या स्वचालित, यानी कि ऑटोमेटिक मशीनें भी शामिल हो जाती हैं, जो बिना मानवीय सोच के भी काम कर सकती है, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसी मशीनें आ गई हैं जो कि क्या भाई खुद से भी ऑटोमेटिक चालू हो जाती हैं और अपना काम वो खुद करती रहती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे हैं जो कि क्या भाई ह्यूमन के द्वारा ही करे जाते हैं, मनुष्य के द्वारा ही करे जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि मतलब यंत्रीकरण ठीक है, स्वचालित यानी ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी क्या हमें ह्यूमन की जरूरत पड़ती है, मनुष्य की जरूरत पड़ती है। तो यंत्रीकरण का मतलब समझ आ गया, किसी काम को करने के लिए मशीनों का उपयोग करना। तो इसमें स्वचालित यानी ऑटोमेटिक मशीनें भी आ जाती हैं, जो कि बिना मानवीय सोच के, बिना ह्यूमन की थिंकिंग के वो काम कर सकती हैं। उसके बाद प्रौद्योगिकीय नवाचार, ठीक है, नहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मैं कहूँ तो, ठीक है भाई, कि टेक्नोलॉजी में नयापन आ रहा है। तो ये क्या होता है, विनिर्माण की विशेषता में अगर हम बड़े पैमाने पर विनिर्माण कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि टेक्नोलॉजी का यूज हम कर रहे होते हैं, ध्यान रखना। तो प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब है नई तकनीक और तरीकों का विकास, जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट का, तो उसमें नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, नई तरीकों का यूज करना, जिससे अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, मैन्युफैक्चरिंग वो बड़े लेवल पर और हो पाए, समझ रहे हो ना। तो उसमें क्या भाई नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो भाई हम नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, नए नए तरीकों का विकास कर रहे हैं, तो इसका मेन पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य भाई उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करना,
जो उत्पादन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट दिखाना, सुधार करना। ठीक है भाई, इसका मेन पर्पस है कि भाई हम जो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मेन पर्पस क्या हो गया, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाना, अपशिष्ट यानी कि वेस्ट को कम करना, जो भाई हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे कोई वेस्ट वगैरह भी निकलता है तो उसको कम करना और प्रदूषण को रोकना। तो इसलिए क्या है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, उसको यूज़ करना मैन्युफैक्चरिंग में, ताकि जो है ये सब कम हो पाए। ठीक है, यानी कि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ जाए, वेस्ट कम हो जाए, प्रदूषण कम हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना भाई, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रौद्योगिकी नवाचार का उद्देश्य क्या है विनिर्माण के अंदर, तो आपको ये 3 बातें बतानी होगी। ठीक है, आगे चले। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो, ये आधुनिक युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर पर्यावरण संरक्षण में। कहने का मतलब है जो प्रौद्योगिकी नवाचार है आज के मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न युग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। किस लिए? पर्यावरण संरक्षण में। क्योंकि अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नयापन आता है, जिसको सारे कारखाने फैक्ट्रीज वगैरह यूज कर लेते हैं, जिससे उनका प्रदूषण कम हो रहा है, प्रोडक्शन भी अच्छी क्वालिटी का हो रहा है और वेस्ट भी कम निकल रहा है, तो इससे पर्यावरण के लिए काफी बेनिफिट वाली बात हो जाती है। समझ आ गया? आगे मैं बात करूं संगठनात्मक ढांचे और स्तरीकरण। ठीक है, जब एक काम हो रहा होता है ना, तो विनिर्माण के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी चीज को बड़े लेवल पर बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उसका स्तरीकरण हम कर देते हैं। एक संगठन तो बन जाता है, संगठनात्मक ढांचा तो बन जाता है, और उसका स्तरीकरण भी कर देते हैं। कहने का मतलब है हम ऐसे पोस्ट बांट देते हैं कि भाई ये सीनियर है, उसके जूनियर है, ये इसका जूनियर है, इसको ये देखेगा, इसको ये देखेगा। समझ रहे हो ना, मतलब कि हम किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं। तो संगठनात्मक ढांचे और स्तरीकरण में आप क्या बताओगे? यही बताओगे कि भाई आधुनिक निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में जटिल तकनीकी यंत्रों का उपयोग होता है। सही बात है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो इसमें क्या है, अत्यधिक विशेषीकरण और श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास और कम लागत में अधिक उत्पादन किया जाता है। बहुत भारी वर्ड बोले मैंने यहाँ पर। क्या? अत्यधिक विशेषीकरण, यानी कि जो काम कर रहा है ना वो उसमें बहुत स्किल्ड है, ध्यान रखना, उसको वो आता है। तो इसमें अत्यधिक विशेषीकरण और श्रम विभाजन होता है, यानी कि एक ही बंदा सारे काम नहीं कर रहा होता है, यहाँ पर श्रम विभाजन होता है। कहने का मतलब है सब काम के लिए अलग अलग कारीगर, और वो उसमें विशिष्ट है, विशेष है, उसको अच्छे से आता है, निपुण है वो। ठीक है, इससे क्या होता है, श्रम विभाजन हो जाता है और कम प्रयास में, सबके कम प्रयास लगते हैं, सब अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, इससे लागत भी कम आती है और उत्पादन भी अधिक होता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो श्रम विभाजन करा है ना, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हमारे स्तरीकरण को भी दिखा रहा है कि भाई हमने क्या करा, कारखाने फैक्ट्री में हमने स्तरीकरण कर दिया लोगों का। ठीक है, ध्यान रखना। और बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिए अधिक पूंजी, बड़े संगठन और प्रशासनिक अधिकारियों की भी आवश्यकता होती है। आपने देखा है ना भाई, मैनेजर होता है, सुपरवाइजर होता है, और हर काम को देख रहा होता है। तो ये क्या कर रखा हमने भाई, प्रशासनिक अधिकारी कर बना दिए। ठीक है भाई, हमने बांट दिया, संगठन बनाया और संगठनों को बांट दिया हमने अलग अलग लेवल पर, जो कि पूरे काम को देख रहे होते हैं। तो ये ध्यान रखना है भाई, इससे क्या होता है, लागत भी कम आती है, उत्पादन अधिक होता है। तो इसमें आप ये सब बता सकते हो संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण के अंदर। अब उसके बाद मैं बात करूं अनियमित भौगोलिक वितरण। इसमें क्या है कि आपने कई बार देखा होगा कि जो अपना उद्योग वगैरह है ना, वो बहुत कम क्षेत्र तक ही सीमित है, बहुत कम क्षेत्र तक ही सीमित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई बहुत सारे काम, मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, फर्स्ट बुक के ही ना। तो वो जो उद्योग है वो कुछ क्षेत्र तक ही सीमित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे देखी चीजें, बहुत सारी भाई फैक्टर्स देखे जाते हैं उनके लिए। समझ आ गया? तो ऐसे अनियमित भौगोलिक वितरण है, कहने का मतलब है भाई जहां पर उद्योग वगैरह है वो तो बहुत कम एरिया पर है, बाकी जो कृषि वगैरह हो रही है वो बहुत बड़ी जगह पर हो रही है। समझ रहे हो ना? और उद्योग क्या करते हैं भाई, ज्यादा रोजगार देते हैं कृषि वगैरह के मुकाबले, और यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसलिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, अनियमित भौगोलिक वितरण, यानी कि भाई आधुनिक निर्माण मुख्य रूप से कुछ ही स्थानों पर केंद्रित है। जो आधुनिक निर्माण, जो आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है, वो कुछ ही जगह तक, कुछ ही स्थानों तक केंद्रित है, सिमट गई है। पूरे विश्व के कुल स्थलीय भाग का केवल 10%, पूरे विश्व का कुल स्थलीय भाग का 10% हिस्सा क्या है, इनका प्रमुख केंद्र है आधुनिक विनिर्माण केंद्र का। और ये स्थान जो है अक्सर देश की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन जाते हैं। ठीक है भाई, तो जो ये 10% एरिया है ना, स्थान है, यही बेसिकली क्या है, उस देश की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का क्या बन जाते हैं, केंद्र बन जाते हैं, सेंटर बन जाते हैं। और निर्माण स्थलों का चुनाव औद्योगिक गतिविधियों और कृषि की उपलब्धता के आधार पर होता है। समझ रहे हो? जो निर्माण स्थलों का चुनाव हो रहा है ना, वो बेसिकली कैसे हो रहा है, औद्योगिक गतिविधियों और कृषि की उपलब्धता, मतलब कि वहां पर कृषि की उपलब्धता
कितनी है। ऐसा क्यों? तो कृषि से क्या होगा, कच्चा माल मिलेगा ना, तो कृषि की उपलब्धता और जो इस निर्माण स्थलों का चुनाव ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ताकि हमें इन्हें कच्चा माल आसानी से मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, ये हमने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, तो यहाँ पर बताने का कुछ मतलब नहीं होता। तो निर्माण स्थलों का चुनाव बेसिकली वो क्यों कर रहे हैं भाई, वो अपना यहाँ पर कृषि की उपलब्धता के आधार पर भी करा जाता है, और कच्चा माल उनको आसानी से मिल जाए, इसलिए देखा जाता है कृषि गतिविधियाँ उपलब्धता। समझ आ गया। और अनियमित भौगोलिक वितरण, इसलिए मैंने बता दिया बहुत कम एरिया तक ही सिमट रखे हैं, बाकी एरिया पे कृषि वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि रोजगार बहुत कम दे रहे होते हैं, लेकिन जो अपने औद्योगिक गतिविधियां हैं, जो उद्योग हैं, ये ज़्यादा अवसर कह लो, ज़्यादा रोजगार ये दे रहे होते हैं बाकी और किसी चीज़ के मुकाबले। समझ आ गया। तो अनियमित भौगोलिक वितरण में आप ये बता सकते हैं। अब आगे मैं बात करूं अगले टॉपिक की, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है कि भाई आप जो देखते हो उद्योग, जो उद्योग है बेसिकली वो एक ही जगह पर ज़्यादा क्यों है, जो कि मैंने पीछे ही बताया, तो ऐसा क्यों है, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर में तो बहुत थोड़ा सा पढ़ा था भाई हमने कि भाई पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था बेसिकली हमने, भाई पॉपुलेशन ज़्यादा एक जगह पर क्यों होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्योगों की बात भी करी थी, है ना। तो यहाँ पर अब ये बात हम करेंगे, जो उद्योग हैं वो पर्टिकुलर उस एरिया में ही क्यों जा रहे हैं, उस जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, जैसे लोग पीछे भाग रहे हैं वैसे उद्योग भी कहीं जा रहे हैं ना, एक ही जगह पर क्यों सिमट रहे हैं, तो उसके बहुत सारे रीजन है, उसके क्या है बहुत सारे रीजन है, उसके हम बात करने वाले हैं। तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहला, बाजार तक अभिगम्यता। क्या बाजार तक अभिगम्यता, कहने का मतलब है भाई तुम जो सामान तुम बना रहे हो, जो प्रोडक्ट तुम बना रहे हो, उसको खरीदने के लिए कोई होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए ना। अब तुम ऐसी जगह पे उद्योग लगा रहे हो जहाँ पर मार्केट ही नहीं है, तो फायदा क्या तुम्हारे प्रोडक्शन करने का, वो कोई गधा ही होगा जो करेगा प्रोडक्शन ऐसी जगह पर जहाँ पर उनका माल बिके ही ना, है ना भाई। तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला पहला कारक जो होता है आपका होता है बाजार तक अभिगम्यता, यानी मार्केट हो वहाँ पर, ठीक है, कंज्यूमर तक वो पहुँच पाए। ठीक है, देखो भाई, तो उद्योगों के स्थान का सबसे प्रमुख कारण है उत्पादन के लिए उपलब्ध बाजार, जो उन्होंने बनाया है भाई उसके लिए मार्केट हो, ताकि अपना सामान वो बेच सके और प्रॉफिट कमा सके, बाजार उपलब्ध हो। ठीक है, और देखो अभिगम्यता का मतलब कि यहाँ पर पहुंच से होता है। ठीक है भाई, ये बात तुम सोच रहे होगे कि मैंने स्किप कर दिया, नहीं, तो बाजार तक अभिगम्यता मतलब कि पहुंच। ठीक है, यानी कि बाजार तक पहुंच होनी चाहिए उस जगह पर, ठीक है, लोगों की, जो उद्योगों की, तो बाजार उस क्षेत्र में होना चाहिए जहाँ उत्पादित वस्तुओं की मांग हो। ठीक है ना भाई, तो बाजार उस क्षेत्र में होना चाहिए कि जहाँ पर क्या हो, जो वस्तु उत्पादित हो रही है ना उनकी मांग हो, और वहाँ के लोगों में खरीदने की क्षमता यानी क्रय शक्ति भी अच्छी हो। सही बात है ना, तुमने उद्योग लगा दिए, बाजार है, वहाँ पे लोग खरीद नहीं सकते तुम्हारा प्रोडक्ट क्योंकि इतना महंगा है। तो कहने का मतलब है भाई बाजार उस क्षेत्र में होना चाहिए, या कह लो उद्योग उधर होना चाहिए जहाँ पर बाजार हो और तुम्हारे उस प्रोडक्ट की मांग हो, और लोगों की जेब में भाई पैसा भी हो खरीदने के लिए, यानी कि लोगों की क्षमता हो, क्रय शक्ति अच्छी हो। और दूरस्थ क्षेत्र जहाँ कम जनसंख्या निवास करती है छोटे बाजारों से युक्त होते हैं, ध्यान रखना, यानी ऐसे दूरस्थ क्षेत्र जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, बहुत कम जनसंख्या रहती है, तो ऐसे में छोटे बाजार वहाँ पर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, छोटे बाजारों से युक्त वो होते हैं। यहाँ तो ऐसे कि बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ज़्यादा जनसंख्या में ज़्यादा निवास कर रहे हो, उद्योग भी ज़्यादा होंगे और मार्केट भी बड़े बड़े होंगे। समझ आ रहा है। उसके बाद है कच्चे माल की प्राप्ति तक अधिगम्यता। ठीक है, क्या भाई, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, यानी कि उद्योग ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर कच्चा माल उनको इजीली मिल जाए, कच्चा माल उनको आसानी से मिल जाए, नहीं कच्चे माल तक पहुंच उनकी हो जाए। तो उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत क्या होना चाहिए, सस्ता, सस्ता यानी चीपर होना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, और सरलता से भाई परिवहन योग्य होना चाहिए, मतलब कि भाई ट्रांसपोर्ट भी इजीली हो जाए, समझ रहे हो ना, सस्ता हो और वो भाई अपनी मार्केट में ले जाना हो कच्चा माल को, भाई देखो तैयार माल हो गया उसको ले जाना हो। ठीक है ना, बाकी तो अभी कच्चा माल पड़ रहा है, परिवहन वाला आगे आगे टॉपिक है। तो जहाँ से कच्चा माल उनको चाहिए वहाँ से वो अपने कारखाने तक ला भी पाए, है ना, उद्योग तक ला भी पाए, तो उसके लिए परिवहन भी होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। तो उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता और परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ता, सस्ता मूल्य और वजन घटने वाले कच्चे पदार्थ के आधार पर उद्योगों का स्थान चुना जाता है। कहने का मतलब है, देखो यहाँ पर यह बोला गया है भाई, भारी वजन, सस्ता मूल्य और वजन घटने वाले कच्चे पदार्थ, यानी ऐसा उद्योग है वो ऐसी चीज बना रहा है जिसका कच्चा माल जो है ना वो बहुत भारी भी है, ठीक है, सस्ता मूल्य भी देखा जाता है और उसका वजन जल्दी घट जाता है,
समझ रहे हो ना, मतलब कि ज्यादा दूरी पर हमने रख दिया ना तो उसको कारखाने तक ले जाते वो खत्म हो जाएगा। जैसे कपूर जैसा सिस्टम आपने देखा होगा ना, जैसे चीनी पिघल जाती है आपने देखा है, थोड़ा दूर तक ले जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि कच्चा माल कैसा है, भारी वजन वाला है, सस्ता है और वजन जल्दी घट जाता है, मतलब कि उसका वजन जल्दी घट जा रहा है, वो नष्ट हो जल्दी हो जाता है। तो ऐसे में उद्योग क्या करते हैं, कच्चा माल के बहुत कच्चे माल का जो स्रोत है, सोर्स है, उसके बहुत पास हमेशा सिचुएटेड रहते हैं, ठीक है भाई, पहुंच जाते हैं। तो ध्यान रखना है। तो कच्चा माल भारी वजन का है, मूल्य सस्ता है, और ये देखा, दो दो चीज तो देखी जाती है भाई, कहाँ पर उद्योग होंगे, और जो वजन घट रहा, वो जो बना रही हैं उसका जो कच्चा माल है उसका वजन जल्दी जल्दी से घट जाता है, और वजन घटने का मतलब है भाई वो नष्ट जल्दी हो जाता है। तो ऐसे में बहुत जल्दी पहुंचाना होगा। तो ऐसे में क्या है, तो ये उद्योगों का स्थान छोड़ा जाता है इस आधार पर। तो इसलिए इस्पात, चीनी और सीमेंट उद्योग, इस्पात, चीनी और सीमेंट उद्योग कच्चे माल के स्रोतों के पास से स्थापित होते हैं, भाई मैंने बता दिया। ठीक है भाई, इस्पात के लिए कच्चा माल क्या, अयस्क है, जो कि जल्दी है, इसका भी वजन जल्दी जल्दी घट जाता है, ध्यान रखना, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या है, जहां पर अयस्क मिलेगा बहुत, तो वहां पर जो ट्रांसपोर्ट का डिस्टेंस है बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे कम ही होगा जहां पर ये इस्पात उद्योग होगा, वो बहुत अयस्क, जहां पर अयस्क उनको मिल रहा है उसके बहुत करीब होगा उद्योग, ध्यान रखना। ऐसे चीनी उद्योग की बात कर लो, सीमेंट उद्योग की बात कर लो, तो कच्चे माल के स्रोत के बहुत पास ही क्या स्थापित किए जाते हैं। और कृषि प्रसंस्करण, डेयरी उद्योग भी क्या कृषि उत्पादन क्षेत्रों और दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के भाई क्या पास ही होते हैं, ध्यान रख लेना। कृषि प्रसंस्करण यानी कृषि से, जो कृषि का कच्चा माल है उससे हमने कुछ नया प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है भाई। तो कृषि प्रसंस्करण और डेयरी उद्योग भी जो है कृषि उत्पादन क्षेत्र, जहां पर कृषि उत्पादन हो जाता है, जहां पर कृषि उत्पादन मतलब कि कच्चा माल निकलता है जो कृषि से, एग्रीकल्चर से, और क्या है अपना दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के पास ही होते हैं, मतलब कि जहां से दूध उनको जल्दी मिल जाए। समझ आ गया। तो भाई कच्चे माल के स्रोत के पास ही वो होने चाहिए। क्यों होंगे भाई, मैंने रीजन बता दिए आपको, तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है। उसके बाद है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। वहां पे उद्योग लगा लिए, लोग ही नहीं है काम करने के लिए, कुछ बात बनेगी, नहीं बनेगी। तो श्रम आपूर्ति तक भी अभिगम्यता होनी चाहिए, मतलब कि लोग काम करने के लिए मिल जाए। तो उद्योगों में श्रम एक प्रमुख आवश्यकता होता है, ठीक है भाई। तो उद्योगों के अंदर जो श्रम है, लेबर है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है भाई। और बढ़ते यंत्रीकरण और स्वचालित मशीन यानी कि ऑटोमेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, स्वचालन मतलब कि ऑटोमेशन, सब कुछ काम खुद ही हो जाए। तो बढ़ते यंत्रीकरण और स्वचालन से क्या हो गया, श्रमिकों पर निर्भरता कम हो गई है, जो अपने लेबर है उस पर निर्भरता कम हो गई है। लेकिन कुछ उद्योगों में अब भी क्या है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। तभी हम कहते हैं कि भाई जैसे कि एआई का बहुत चल रहा है ना आज के सिस्टम में, तो एआई भाई ह्यूमन को रिप्लेस कर ही नहीं सकता है, ध्यान रखना। अगर कब रिप्लेस नहीं कर सकता है, जब तुम क्या है एआई के साथ अपनी स्किल डेवलप कर रहे हो और एआई को सीख रहे हो साथ साथ में। जो नहीं सीख रहा है तुम उसको रिप्लेस करोगे, एआई तुम्हें रिप्लेस नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो यही बात है, जितनी भी ऑटोमेटिक मशीन आ जाए भाई उसको चलाएगा कौन, ह्यूमन ही तो चलाएगा, ध्यान रखना। तो ऐसे में बहुत से उद्योग अभी भी हैं जिसमें कि कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती ही होती है। तो कुशल और सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता भी क्या है, उद्योगों के स्थान को प्रभावित करती है। तो जहां पर उद्योग वहां पर जाएंगे जहां पर श्रमिक उनको मिल जाए और सस्ते श्रमिक मिल जाए, समझ रहे हो। तो श्रम की आपूर्ति तक अभिगम्यता भी क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे चलें, उसके बाद है आपका भाई देखो, उसके बाद आपका शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, मतलब कि ऐसी जगह भाई उद्योग होने चाहिए जहां पर भाई शक्ति का साधन हो, मतलब कि एनर्जी, ऊर्जा वगैरह इजीली मिल जाए। तो जिन उद्योगों में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के पास ही स्थापित किए जाते हैं, मतलब कि जहां पर उनको इजीली ऊर्जा मिल जाए, ठीक है, जहां पर शक्ति का साधन बहुत पास हो, इजीली उनको मिल जाए। तो इसलिए कि उद्योग वहीं पर जाकर ये सिचुएटेड रहते हैं, समझ आ गया। तो जिन उद्योगों में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा के स्रोतों के पास ही स्थापित होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम उद्योग, ज़्यादा इसमें ऊर्जा चाहिए होती है, तो बिल्कुल जहां से इनको ऊर्जा मिलेगी उसके पास ही बिल्कुल ये स्थापित किए जाएंगे। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, लेकिन आजकल की बात करूं तो जल विद्युत और खनिज तेल भी क्या कई उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन बना हुआ। तो पहले कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था भाई, जहां से ऊर्जा वगैरह मिल रही है उद्योगों को, लेकिन आज के टाइम पे जल विद्युत हो गया अपना, ठीक है भाई। खनिज तेल भी क्या है उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति के साधन है, ध्यान रखना है। शक्ति का साधन मतलब कि ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए, तो ये समझ आ गया, ठीक है। आगे चलें, परिवहन और संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता, ठीक है भाई। भाई मैंने बताया
कि भाई तुम्हें मार्केट तक जाना है अपने प्रोडक्ट को लेकर, और अपना जो कच्चे माल, जहाँ से तुम कच्चा माल ले रहे हो वहां से अपने कारखाने तक लाना है, फैक्ट्री तक लाना है, तो उसके लिए तुम उड़ के तो जाओगे नहीं, कहाँ से जाओगे? ट्रांसपोर्ट चाहिए ना, परिवहन व्यवस्था अच्छी चाहिए। तो बस जहाँ पर परिवहन व्यवस्था अच्छी होगी, ठीक है, तो वहां पर क्या जाएंगे उद्योग, वहां पर सिचुएटेड रहेंगे, स्थापित होंगे। तो वही बात है, कहना चाह रहा हूँ देखो, तो कच्चा माल कारखाने तक लाने के लिए और तैयार माल को बाजार तक जाने के लिए, पहुंचाने के लिए तेज और सस्ते परिवहन की जरूरत होती है। तेज और सस्ते परिवहन की, ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। और परिवहन लागत का असर उद्योग के स्थान निर्धारण पर पड़ता है। ठीक है भाई, कि परिवहन लागत कितनी आ रही है, तो परिवहन लागत का असर जो है उद्योग के स्थान निर्धारण पर पड़ता है। कि भाई अब मार्केट से बहुत दूर तुमने क्या लगा दिया, उद्योग लगा दिया, तो तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत आएगी। तो ऐसे क्या होता है भाई, परिवहन लागत का असर डायरेक्ट क्या पड़ता है, उद्योग के स्थान निर्धारण पर पड़ता है। तो इसलिए उद्योग हमेशा वही लगते हैं जहां पर परिवहन सस्ता और कम डिस्टेंस का हो, ताकि उनकी जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो भी थोड़ी कम आए। समझ आ गया, ये ध्यान रखना है। आगे चले, और जिन क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं अच्छी होती हैं वहां उद्योग आसानी से स्थापित हो जाते हैं। समझ आ गया, ठीक है। आगे चले, एग्जाम्पल के लिए, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अच्छे परिवहन के कारण उद्योग केंद्रित हैं। तो ध्यान रख लेना है भाई, एग्जाम में लिखने के साथ एग्जाम्पल भी दोगे ना, एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। तो हर चीज मत सोचा करो भाई उदाहरण कौन लिखेगा, नहीं, पेपर में एग्जाम्पल भी लिखने होते हो तुम्हें, ठीक है, अच्छे से। तो पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में या ऐसे एरिया जहाँ पर क्या बहुत अच्छा अपना ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर उद्योग ज़्यादा हैं, केंद्रित हैं। समझ आ गया, तो ध्यान रख लेना है। और आगे मैं चलूँ, सरकारी नीति, ठीक है, सरकारी नीति। और तो देखो भाई, तो सरकार आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए क्षेत्रीय नीति अपनाते हैं। ठीक है भाई, तो सरकार है ताकि आर्थिक विकास जो है बैलेंस रहे, तो इसलिए क्षेत्रीय नीति अपनाते हैं। इसके तहत क्या होता है कि विशेष क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। कहने का मतलब है वो खुद वेलकम करते हैं उद्योगों का कि भाई इस रीजन में तुम क्या लगाओ, यहाँ पर उद्योग लगाओ, ताकि जो है आर्थिक विकास का संतुलन बना रहे। अब मान लो इंडिया है, मान लो इंडिया है, इंडिया के एक ही क्षेत्र में उद्योग लगे जा रहे हैं, तो वो तो डेवलप हो जाएगा, तो बाकी एरिया कहाँ जाएंगे, वही बात है ना। तो सभी क्षेत्रों का विकास संतुलित रहे, आर्थिक विकास संतुलित रहे, तो क्या होता है कि भाई वो खुद वेलकम करते हैं, सरकार खुद ऐसी नीति बनाती है, पॉलिसीज बनाती है कि उद्योग यहाँ पर आकर्षित हुए। समझ आ गया, तो विशेष क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है इसके तहत, सरकारी नीति। समझ आ गया, तो ये भी क्या होते हैं भाई कि उद्योग कहाँ पर लग रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। समझ आ गया। उसके बाद है समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता और उद्योगों के मध्य संबंध। ये क्या है भाई, अभी समझ आ जाएगा। तो देखो, कई बार क्या होता है ना, एक ही उद्योग से बहुत सारे उद्योग जुड़े होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता या उद्योगों के मध्य संबंध। समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे उद्योग आपस में जुड़े होते हैं, फायदा हो रहा होता है ना उनको, इसलिए। तो जब एक प्रमुख उद्योग की स्थापना होती है तो इसके आसपास के अन्य उद्योग भी विकसित हो जाते हैं। समझ आ रहा है, आगे चलते हैं। और ये आपस में लाभकारी संबंध बनाते हैं, जिसे कि हम समूहन अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि सबको एक दूसरे से लाभ हो रहा है ना। एक फैक्ट्री ए है, दूसरी फैक्ट्री बी है, तीसरी फैक्ट्री ये है, ठीक है। ये जो प्रोडक्शन कर रही है उससे इसको, जो ये प्रोडक्शन कर रही है उसकी जरूरत बी वाले फैक्ट्री को है, ध्यान रखना। तो इसके बाद जो ये प्रोडक्शन कर रही है इसकी जरूरत सी फैक्ट्री को है, ठीक है ना। तो आपस में इन्होंने क्या बना लिया, एक लाभकारी संबंध बना लिया। क्या बना लिया, लाभकारी संबंध बना लिया, लाभकारी संबंध बना लिया। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, समूहन अर्थव्यवस्था हम बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसको हम, समूहन अर्थव्यवस्था हम इसको बोल रहे हैं, ध्यान रखना है। समझ आ गया, तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं। अब आगे देखो, और इस तरह से कि अलग अलग उद्योगों के बीच आपसी सहयोग और संसाधनों का साझा उपयोग होता है। तो इस वजह से क्या होता है भाई कि अलग अलग उद्योगों के बीच क्या होता है, आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है, और जो संसाधन है ना उसका साझा उपयोग होता है, मतलब कि शेयर करते हैं वो, ध्यान रखना, उसका साझा उपयोग होता है इस तरीके से। समझ आ गया। और समूहन अर्थव्यवस्था से लागत में कमी आती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। सही बात है ना, जब समूहन अर्थव्यवस्था से चल रही, क्योंकि 3 उद्योग 4 उद्योग आपस में लाभकारी हैं एक दूसरे के लिए, तो इससे क्या है भाई, लागत भी कम है, क्योंकि फायदा होता है ना इससे, ध्यान रखना। और उत्पादन में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि मान लो यहाँ पर मैंने बताया तुम्हें ए बी सी 3 फैक्ट्रीज ली मैंने, ठीक है। अब मान लो बी वाले ने माल बनाना बंद कर दिया, इससे माल लेना बंद कर दिया, ये तो घाटे में चले जाएगा।
है ना। और इस पे डिपेंडेंट ये वाला है ना, सी वाला बी पे डिपेंडेंट है। तब यहाँ से ये माल ले नहीं रहा, ये बना नहीं रहा, तो इसको कहाँ से मिल जाएगा, सीधी सी बात है। तो वही है, तो आपस में क्या करते हैं, लाभकारी संबंध बनाते हैं, जिससे क्या होती है भाई, लागत भी कम आती है, क्योंकि बहुत सारे आपस में संसाधन ये शेयर कर लेते हैं, और उत्पादन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो समूह अर्थव्यवस्था ध्यान रखना, इसी को हम उद्योगों के मध्य संबंध भी बोल देते हैं। तो उद्योगों के मध्य लाभकारी संबंध को हम क्या कहते हैं, समूह अर्थव्यवस्था कहते हैं, ध्यान रखना है। और आगे सुनो, और इन सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव उद्योगों की स्थापना निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि भाई आप सोचोगे क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या उद्योगों की स्थिति प्रभावित हो रही है ना, भाई हो तो रही है। तो इसी क्या भाई, ऐसे उद्योग भी ऐसी जगह लगते हैं जहां पर उनको क्या है, दूसरे उद्योग से बेनिफिट मिल सके। तो इन सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव क्या पड़ता है, जो मैंने आपको पीछे सारे बताए, उद्योगों के स्थान निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम ये पढ़ने वाला है कि भाई उद्योगों को जो कैटेगराइज है, उद्योगों को जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर करा जाता है। ठीक है भाई, जो जैसे कि भाई आकार के आधार पर करा जाता है, वही हम साइज के आधार पर क्या कर रहे हैं, उद्योगों को बांट दे रहे हैं। ऐसे ही क्या होता है भाई, कच्चे माल के आधार पर भी क्या हम करते हैं भाई, उद्योगों को कैटेगराइज करते हैं कि भाई वन आधारित है, कृषि आधारित है, तो आगे हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे भाई उत्पाद के आधार पर भी हम डिवाइड कर रहे होते हैं, कैटेगराइज कर रहे होते हैं, और ऐसे ही स्वामित्व के आधार पर, मतलब ये किसका अधिकार होगा, कौन उसका मालिक होगा उस उद्योग का, तो इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, उद्योग को कैटेगराइज करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम वन बाय वन समझ रहे होंगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर, आकार के आधार पर उद्योग। ठीक है भाई, तो देखो भाई यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो आकार के आधार पर जो आपका पहला उद्योग आता है वो है कुटीर उद्योग। ठीक है, उसके बाद है आपका छोटे पैमाने के उद्योग, और उसके बाद आपका आता है बड़े पैमाने के उद्योग। ठीक है भाई, तो ध्यान रख लेना है, जब मैं बोलूं आकार के आधार पर उद्योग, तो क्या समझे, तीन टाइप होते हैं, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा तो बड़े मार्क्स में आएगा, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 5 मार्क्स के में। भाई आकार के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करते हैं, भाई वर्णन करना है आपको। ठीक है, तो ये आपको इनके तीन के बारे में बता देना चाहिए, शॉर्ट में आएगा तो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, तो ये एक आपको दे देगा, समझ आ गया, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पहले कुटीर उद्योग की। ठीक है भाई, 3 होते हैं ना, तो पहले हम बात करेंगे कुटीर उद्योग की। कुटीर उद्योग बताने से पहले आप इस इमेज को देखिए, क्या लग रहा है आपको देख के, ये इनका घर है प्यारा सा। ठीक है, ये इनका घर है ना, और यहाँ पर ये कुछ बना रहे हैं, कुछ टोकरी टाइप से बना रहे हैं, है ना, इसमें लोग सामान लेके घूमते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कुछ टोकरी जैसा है, कुछ इन्होंने यहाँ पर बना रहे हैं कि भाई कि ये एक एक करके तिल्ली आपस में जोड़ रहे हो, सारे घर के जो मेंबर्स हैं बेसिकली वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं सामान। तुम्हारे मन में एक सवाल आया होगा, मतलब तुम्हारे मन में इसको देख के कुछ लगा होगा कि ये मतलब कि ऐसा काम है जो घरेलू स्तर पर कर रहे हैं, है ना, और परिवार के लोग ही लगे हुए हैं, तो बस यही तो कुटीर उद्योग होता है, जहां पर जो है घर के लोग ही लगे रहते हैं और छोटे लेवल पर क्या कर रहे होते हैं, अपना सामान बना रहे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तो इसी को हम कुटीर उद्योग कहते हैं। देखो भाई, तो कुटीर उद्योग ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और इसकी मदद से क्या अपने घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर मैं एक वर्ड का मतलब तुम्हें बताऊंगा। कुटीर उद्योग ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ, तो यहाँ पर अपने परिवार के सदस्य हैं क्या करते हैं, स्थानीय कच्चे माल की सहायता से। स्थानीय कच्चा माल यहाँ पर क्या है, ये तिल्लियां। ठीक है, ये तिल्लियां यहाँ पर इन स्थानीय कच्चे माल, क्योंकि जो इनको स्थानीय स्तर पर ही, रीजनल लेवल पर ही, अपने आसपास से ही इनको जो तिल्लियां वगैरह जैसे टोकरियां बना रहे हैं, इनको इजीली मिल जाएगा, है ना। तो स्थानीय कच्चे माल की मदद से क्या कर रहे हैं, ये दैनिक उपयोग की वस्तु बना रहे हैं। दैनिक उपयोग मतलब जो तुम दिन भर में यूज करते हो, क्या तुम टोकरियों का यूज नहीं करते अपने दैनिक जीवन में, भाई सब करते हैं, ध्यान रखना। तो दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण कर रहे होते हैं, जो कि अपने आसपास के बाजारों में ही बेच देते हैं, समझ आ गया, ये कुटीर उद्योग होते हैं। और आगे मैं बात करूं, अब कुटीर उद्योग की बात आती है तो इनकी मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी, जो पीछे बताया लगभग वही इनकी विशेषता हो जाएगी। देखो, तो ये घरों से शुरू किए जा सकते हैं, ये नहीं कि भाई तुम्हें बड़ी लार्ज स्केल पे कुछ फैक्ट्री वगैरह लगानी है, मशीन लगानी नहीं यार, घरों से ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और तुम्हें देखे होंगे बहुत लोग करते भी हैं। पूंजी और परिवहन के साधन इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करते हैं। मैं बोलूँ पैसा, मैं बोलूँ भाई परिवहन के साधन नहीं, तो पूंजी और परिवहन के साधन इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करते। कहने का मतलब है कि भाई ट्रांसपोर्ट का इनको मान लो कि अपना माल लोड कराने के लिए, माल लोड कराएंगे तो कहीं ले जाना है,
तो इनको इतना प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि हल्का होता है और ज्यादा ये अपने आसपास ही दे देते हैं, ठीक है भाई। और ना ही ज्यादा इसमें लागत आती है। अब ये बंदे बना रहे हैं यहाँ पर से, परिवार बैठ के बना रहा है जो, इसमें कितनी ही लागत इनको आ रही होगी, बहुत मिनिमम लागत इनको आ रही होगी, समझ रहे हो ना। और दैनिक उपयोग की चीजें जो कि और कोई भी अपना आसपास का जो लोग हैं वो ले लेंगे, ध्यान रखना है। तो कुटीर उद्योग का मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मुख्य विशेषता मैंने पहले बता दी, पूंजी और परिवहन के साधन इस उद्योग को, इस इंडस्ट्री को प्रभावित नहीं करते हैं। कच्चा माल और बाजार दोनों ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं, मैं यही तो तुम्हें बोल रहा हूँ, विशेषता बता रही हूँ ना। तो कच्चा माल जिससे वो बनेगा, जैसे वो टोकरी का एग्जाम्पल लिया मैंने, तो टोकरी वो बना रहे हैं भाई, कच्चा माल उनको स्थानीय स्तर पर मिल गया। और बाजार भी जहां वो बेचेंगे वो भी इनको स्थानीय स्तर पर ही आसपास ही उपलब्ध होता है, वहीं पर इनका सामान बिक जाता है, ठीक है। और सुनो भाई, भारी मशीनों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती कुटीर उद्योग में। और आगे मैं बताऊं, और हाथ के साधारण औजार ही उपयोग में आते हैं। कहने का मतलब है हाथों से वस्तु बन जाती है, या कोई ऐसे औजार होते हैं जो कि हाथों से चलाए जाते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा बिजली वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो हाथों के साधारण जो औजार होते हैं उसी से बेसिकली सामान जो है बन जाता है। कुछ भी, मैंने एग्जाम्पल दे तुम्हें टोकरी का, और कुछ भी ऐसा सामान होता है जो घरेलू स्तर पर बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कुटीर उद्योग के अंदर ही आएगा, और साधारण औजार इसमें यूज करे जाते हैं। आगे चलें, और ऐसे उद्योग को शुरू करने के लिए बहुत अधिक राशि की जरूरत भी नहीं होती है, वो छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं उसको। एक कुटीर उद्योग का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं, कुटीर उद्योग के उदाहरण की बात कर लेते हैं भाई। देखो, मोमबत्ती बनाना, मोमबत्ती बना लो भाई, क्या दिक्कत है, ज्यादा लागत थोड़ी आएगी। अचार बनाना, तुमने देखी होंगे लोग अचार बनाते हैं फिर बेचते हैं गली गलियों में जाके, है ना। एक अचार बना रहे हैं, उसको फिर वो अपना जो आसपास का मार्केट है वो बेच भी रहे हैं, क्योंकि बिक भी जाता है उनका, है ना। कागज के थैले बनाना, बांस की टोकरी बनाना, जो कि मैंने तुम्हें दिखा भी दिया है। तो ये कुटीर उद्योग के कुछ उदाहरण है, इसके लिए ज्यादा लागत नहीं चाहिए। ज्यादा परिवहन, देखो परिवहन तो हर किसी के लिए चाहिए होता है भाई, सामान को ले जाना है, लेके आना है, लेकिन भाई परिवहन के साधन इसको इतना प्रभावित नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल है, ध्यान रख लेना है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। नाम से पता चल रहा है ऐसे उद्योग जो कि छोटे पैमाने पर करे जा रहे हैं, लेकिन कुटीर उद्योग से थोड़ा एक लेवल आगे, कुटीर उद्योग से एक लेवल आगे, और बड़े पैमाने उद्योग से एक लेवल नीचे, ध्यान रखना है। देखो भाई, तो ये कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं, मैंने पहले बता दिया तुम्हें। जो अपने छोटे पैमाने के उद्योग हैं जो कि छोटे स्केल पर करे जा रहे हैं, स्मॉल स्केल पर करे जा रहे हैं, वो कुटीर उद्योग से अलग हैं। इन उद्योगों में उत्पादन की तकनीक, जो उद्योग जो मैं आपको बता रहा हूँ छोटे पैमाने के उद्योग, इन उद्योगों में उत्पादन की तकनीक और निर्माण स्थल, क्या है, निर्माण स्थल दोनों ही कुटीर उद्योग से अलग अलग होते हैं। कि जो तकनीक कुटीर उद्योग में यूज करी जा रही है, जो निर्माण स्थल कुटीर उद्योग में यूज करा जाता है, दोनों ही जो है छोटे पैमाने के उद्योग में अलग अलग हैं। इस उद्योग में निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है, ठीक है भाई। तो वहां पर तो घर में से या घर के बाहर उन्होंने बना लिया सामान वगैरह। लेकिन छोटे पैमाने की जब मैं बात करता हूँ ना उद्योग की, तो इस उद्योग में क्या होता है, निर्माण स्थल घर से बाहर एक कारखाना होता है। क्या होता है, कारखाना होता है। और इसमें क्या, इसमें भी क्या स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या, अर्धकुशल श्रमिक और शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिफरेंस पीछे से कुटीर उद्योग से अलग क्या हो गया इसमें, कि भाई इसमें परिवार के लोग लगे थे, यहाँ पर जो है श्रमिक भी लग जाते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर जो है श्रमिक कैसे होते हैं, अर्धकुशल श्रमिक होते हैं, जो ज्यादा स्किल्ड नहीं होते, बस वो काम हाँ कर लेते हैं, टेम्पररी काम। तो इसमें अर्धकुशल श्रमिक लगे रहते हैं। शक्ति के साधनों का यूज इसमें किया जाता है, क्योंकि हल्का फुल्का मशीन का यूज यहाँ पर इसमें कर लेते हैं, ठीक है। छोटे पैमाने का मतलब है यहाँ पर मशीन भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो शक्ति के साधनों का इस्तेमाल भी इसमें करा जाता है, यानी कि यंत्रों का यूज इसमें करा जाता है। और इस उद्योग में रोजगार के अवसर भी अधिक होते हैं। कुटीर उद्योग में तो घर के लोग लगे रहते हैं, लेकिन छोटे पैमाने का उद्योग है, यहाँ पर लोगों को रोजगार भी दिया जाता है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर घर नहीं है तुम्हारा निर्माण स्थल, या घर से बाहर नहीं कर रहे हो तुम, यहाँ पर एक कारखाना बना रखा है। तो छोटे पैमाने का उद्योग समझ आ गया, ध्यान रखना है। आगे चले और सुनो, अब बड़े पैमाने के उद्योग की बात करूं, तो बड़े पैमाने के उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग से अलग है, सीधी सी बात है, क्योंकि इनमें विशाल बाजार होते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार का कच्चा माल और शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, स्किल्ड वर्कर, अकुशल तो चलेंगे नहीं, और विकसित टेक्नोलॉजी और अधिक उत्पादन, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये बड़े लेवल पर कर रहे हैं ना जो, इसमें इसको हम बड़े कह रहे हैं बड़े पैमाने के उद्योग। यहाँ पर हर चीज ज्यादा चाहिए, मार्केट भी बड़ा चाहिए, तो सामान तुम बेच रहे हो बड़े स्केल पर बेच रहे हो, यानी विशाल मार्केट चाहिए, विशाल बाजार चाहिए, अलग अलग प्रकार कच्चा माल चाहिए, ठीक है भाई। कुशल श्रमिक, टेक्नोलॉजी भी लगती है, तुम्हारी जो नई टेक्नोलॉजी है, विकसित टेक्नोलॉजी, उसका यूज होता है। और अधिक उत्पादन भी होता है, और अधिक पूंजी भी इसमें लगती है। और पिछले 200 वर्षों में इस प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। अगर हम पिछले 200 वर्षों में देखें तो इन प्रकार के उद्योगों का विकास भी हुआ है।
पहले ये उद्योग ब्रिटेन, अमेरिका तथा यूरोप में लगाए जाते थे बड़े पैमाने के उद्योग, लेकिन आज के समय में ये दुनिया के सभी भागों में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज आप जो भी देखते हो भाई ऐसा प्रोडक्शन जो कि बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, जो कि एक एरिया तक सीमित नहीं है, पूरे नेशन तक फैला हुआ है, तो वो बड़े पैमाने के उद्योग में ही आएगा। समझ रहे हो ना, क्या आएगा? बड़े पैमाने के उद्योग में आएगा, जो कि एक जगह तक सीमित नहीं है, एक राज्य तक सीमित नहीं है, पूरे सारी स्टेट तक सीमित है, मैं कहूँ ऑल ओवर कंट्री तक सीमित नहीं है, मतलब ऑल ओवर कंट्री तक फैला हुआ है, तो आपका बड़े पैमाने का उद्योग आएगा। आपके 2 3 4 एरिया कवर कर रहे हैं, स्टेट कवर कर रहे हैं, तो वो छोटे पैमाने का उद्योग ही आएगा, ध्यान रखना लगभग। अब देखो, ये हो गया हमारा आकार के आधार पर। अब हम बात कर रहे होंगे कच्चे माल के आधार पर आधारित उद्योग, तो इसको हम कैटेगराइज कर रहे होंगे यहाँ पर। तो कच्चे माल की जब हम बात करते हैं, तो कच्चे माल पर आधारित उद्योग में पहला आता है कृषि आधारित उद्योग, उसके बाद आता है आपका भाई खनिज आधारित उद्योग, देन आपका आता है भाई वन आधारित उद्योग, फिर आता है आपका रसायन आधारित उद्योग, और उसके बाद आता है आपका पशु आधारित उद्योग। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे कृषि आधारित उद्योग की, तो वापस पहले पीछे चलो। तो ये क्या है भाई? आपके कच्चे माल के आधारित पर, क्या कच्चे माल के आधार पर आधारित उद्योग, यानी कि कच्चा माल अपना क्या है, कृषि जो एग्रीकल्चर हमने करा है, मतलब कृषि करी, उससे जो कच्चा माल निकलता तुम उसको यूज कर रहे हो, तो कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। ऐसा उद्योग है जो कि खनिजों का यूज कर रहा है अपना कुछ बनाने के लिए प्रोडक्ट, तो खनिज आधारित। ऐसे ही रासायनिक, कुछ रसायन का यूज कर रहा है तो वो रसायन आधारित। ऐसा सामान कच्चा माल यूज कर रहा है जो कि पशुओं से मिलता है, वो पशु आधारित। और ऐसा ही सामान, ऐसा प्रोडक्ट जो वो बना रहे हैं, तो उनका कच्चा माल वनों से मिलता है, तो वन आधारित। ठीक है, वन में जो कच्चा माल होता है उससे वो बना दे, तो वन आधारित उद्योग हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कच्चे माल के आधारित क्या होते हैं उद्योग होते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम वन बाय वन पढ़ रहे होंगे। तो क्या है भाई कृषि आधारित उद्योग, इसमें मैं बात करूं, देखो तो कृषि आधारित उद्योग में क्या होता है, जो कृषि से कच्चा माल मिल रहा है उसको यूज कर रहे हैं, बता चुका हूं वैसे भी। तो खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। समझ नहीं आया तुम्हें क्या बोला मैंने? कि खेतों से जो प्राप्त कच्चा माल है, खेतों से कच्चा माल प्राप्त करा, ठीक है, तो उसको अलग अलग प्रोसेस के थ्रू उसको हमने तैयार माल में बदल दिया। ठीक है, तैयार माल में बदल दिया, और उसको क्या हमने क्या करा, ग्रामीण और नगरीय बाजारों में भेज दिया। बस ध्यान रखना है, मतलब कच्चा माल हमको कृषि से मिला ना, ये मेन की पॉइंट है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कृषि आधारित उद्योग रखा है। बाकी इस कच्चे माल को उन्होंने क्या करा भाई, तैयार माल में बदल दिया, और उसको नगरीय और ग्रामीण बाजारों में इन्होंने बेच दिया है, भेजा जाता है। और प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में आपका भोजन तैयार करने वाले उद्योग आ जाएंगे, जैसे कि शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफी, कोकोआ, और मसाले आ जाएंगे आपके, तेल एवं वस्त्र यानी सूती, रेशमी, जूट कुछ हो जाएंगे ऐसे वस्त्र के एग्जाम्पल, तथा रबड़ उद्योग आते हैं। समझ आ रहा है? तो कृषि आधारित उद्योग में ये सारे उद्योग आपके आ जाते हैं भाई, शक्कर, अचार वगैरह सब, पेय पदार्थ उद्योग आ जाएगा आपका, वस्त्र उद्योग आ जाएगा, और रबड़ उद्योग इसमें सब आ जाते हैं। ध्यान रखना है कृषि आधारित उद्योग में। तो जितने भी मैंने यहाँ पर नाम लिए ना, सारे कच्चा माल जो जो भी मैंने बताया, इन सारे प्रोडक्ट में कच्चा माल आपको कहीं ना कहीं कृषि से ही मिलता है, कहीं ना कहीं पूरा ही मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग की। यहाँ पर मिनरल्स की बात आ जाती है। ठीक है, जहां पर तुम्हारा जो कच्चा माल क्या है वो मिनरल्स है। देखो, तो खनिज आधारित उद्योग की बात कर रहा हूँ, तो इन उद्योगों में जो है ना, खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या बोला मैंने कि इन उद्योगों में, खनिज आधारित उद्योग में जो कच्चे माल के रूप में खनिजों का इस्तेमाल करा जा रहा है, मिनरल्स का यूज करा जा रहा है। और कुछ उद्योग लौह अंश वाले होते हैं, लौह अंश वाले धात्विक खनिजों को का उपयोग करते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग। जबकि कुछ जो होते हैं अलोह धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, तांबा और जवाहरात उद्योग। तो कहने का मतलब है खनिज आधारित उद्योग को भी हम ऐसे कैटेगराइज कर देते हैं दो भागों में। क्या, एक होता है आपका धात्विक खनिज का यूज हम कर रहे हैं, और दूसरा होता है आपका अधात्विक खनिज का यूज हम कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं? जब खनिज उद्योग की मैं बात कर रहा हूं, तो एक आपका आ गया भाई धात्विक, ठीक है, ठीक है, अब धात्विक आ गया, आपका एक आ गया अधात्विक। अधात्विक समझ आ गया? ये यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया है, जो मैं बता रहा हूँ कि कुछ उद्योग होते हैं भाई लौह अंश वाले, जिसमें आयरन है मिला हुआ। ठीक है, लौह अंश मिले हुए हैं, धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि आपका लौह इस्पात उद्योग हो गया। जबकि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जबकि अलोह धात्विक खनिजों का यूज कर रहे हैं। खनिजों का यूज तो हो रहा है, कुछ आपके मेटल्स है, कुछ आपके नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स मतलब धातु, और नॉन मेटल्स मतलब अधातु। तो धात्विक खनिजों का यूज कर रहे हैं, मैंने बता दिया लौह इस्पात उद्योग। कुछ अलोह धात्विक खनिजों का यूज कर रहे हैं, जिसे आपका आ जाएगा भाई आपका एल्यूमिनियम, तांबा, जवाहरात उद्योग। समझ आ गया? आगे चलते हैं।
सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों में अधात्विक खनिजों का यूज होता है। सीमेंट हो गया आपका, मिट्टी के बर्तन हो गए आपके, ये सब आपके कैसे हैं, अधात्विक खनिज उद्योग है। और इसमें सिर्फ ना खनिजों का यूज तो हो रहा है, लेकिन वो अधात्विक खनिज है, मेटल्स नहीं है। देखो भाई, धातु का मतलब ये होता है क्योंकि भाई जिनमें बहुत जो सॉलिड भी होते हैं, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम धातु धातु नहीं पढ़ रहे हैं। जिनमें भाई आवाज आता है अगर उसको हम पीट रहे हैं, ठीक है, जिनको हम अगर हम थोड़ा पीटे तो वो बिल्कुल चादर जैसा ही बन जाता है, इसको मेटल कहते हैं। लेकिन अधातु में ऐसी जो है क्वालिटी नहीं होती है। समझ रहे हो ना, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन, ये सब उद्योग अपने ये अधातु हैं। देखो, तो ये सब उद्योग जो है यहाँ पर अधात्विक खनिजों का यूज करा जाता है। तो खनिज आधारित उद्योग तुम्हें समझ आ गया होगा। आगे चलें, उसके बाद है रसायन आधारित उद्योग। ठीक है, क्या रसायन आधारित उद्योग, तो यहाँ पर क्या है, जहां पर रसायन रसायन का यूज करा जा रहा है, क्या रसायन का यूज करा जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रसायन आधारित उद्योग हम बोलेंगे। तो 2 मिनट इरेज कर लूं। देखो, तो इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो रासायनिक खनिज है, क्या रासायनिक खनिज का उपयोग होता है। जैसे कि भाई पेट्रो रसायन उद्योग में, ठीक है, आपका खनिज तेल, पेट्रोलियम उपयोग होता है। तो पेट्रो रसायन उद्योग में क्या हो रहा है भाई, खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम यूज हो रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपका क्या हो जाएगा, पेट्रो रसायन उद्योग आपका एग्जाम्पल हो जाएगा रसायन आधारित उद्योग में, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राकृतिक रूप से जो रासायनिक खनिज मिल रहा है उसको यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है भाई खनिज तेल, यानी पेट्रोलियम एक आपका क्या है, रासायनिक खनिज है या रसायन आप कह लो, जो कि यूज हो रहा है कच्चे माल के रूप में पेट्रो रसायन उद्योग के अंदर। समझ आ गया। ऐसे ही आपका नमक, पोटाश उद्योग में भी क्या प्राकृतिक खनिजों को काम में लिया जाता है। और कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी और कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर भी निर्भर करते हैं। तो कुछ रासायनिक उद्योग ऐसे भी होते हैं जो कि लकड़ी और कोयले से प्राप्त जो कच्चा माल है उस पर निर्भर करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका सारा क्या, कोयला वगैरह आपका केमिकल उद्योग में ही आता है। ठीक है भाई, क्योंकि हमें क्या है, रासायनिक खनिज ही है ये, तो आपका रासायनिक आधारित उद्योग ये हो जाएगा। जिन उद्योगों में खनिजों का यूज करा जा रहा है, कैसे खनिज, रासायनिक खनिजों का यूज करा जा रहा है, तो उसको हम रासायनिक आधारित उद्योग हम बोलते हैं। उसके बाद आपका वन आधारित उद्योग, क्या, वन आधारित उद्योग। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो वनों से प्राप्त कई मुख्य और गौण उपज वाले कच्चे माल के रूप में क्या उद्योगों में प्रयुक्त होते हैं। कहने का मतलब है वनों से प्राप्त कई ऐसे मुख्य और गौण, ठीक है, अभी गौण का मतलब बता रहा हूँ, कई मुख्य और गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त होते हैं। देखो भाई, मुख्य मतलब हो गया मेन, ठीक है, गौण का मतलब होता है कम। ठीक है भाई, जो मुख्य हैं और जो कम उपज वाले हैं, कम उपज वाले जो कच्चे माल हैं, उस ऐसे कच्चे माल का यूज जो कि वनों से प्राप्त होता है हमें, वो कहाँ से यूज ऐसे उद्योगों में यूज करे जाते हैं। जैसे फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी का यूज करा जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, वनों से प्राप्त ऐसे कोई मुख्य चीज, मुख्य कच्चे पदार्थ होते हैं, कच्चा माल होता है। कुछ गौण कच्चा माल भी होता है जो कि बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है, बट होता है ना। गौण और मुख्य समझ आ गया। तो ऐसे कच्चे माल का यूज ये उद्योगों में यूज करते हैं जो कि वनों से मिल जाते हैं। जैसे कि फर्नीचर उद्योग अपना हो जाएगा जहां पर इमारती लकड़ी की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे कागज उद्योग हो जाएगा जिसमें लकड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपका पशु आधारित उद्योग, क्या, पशु आधारित उद्योग। तो ऐसा कच्चा माल जो कि पशुओं से प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पशु आधारित उद्योग बोलेंगे। देखो, तो चमड़ा और ऊन, क्या, चमड़ा और ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। तुम सोचते हो चमड़ा कहाँ से मिल रहा है भाई, पशुओं की चमड़ी से मिल रहा है। ऊन की बात कर रहे हो, कहाँ से मिल रहा है, पशुओं से मिल रहा है। तो कच्चा माल जो है ना, चमड़ा और ऊन, ये पशुओं से प्राप्त होता है। और चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त होता है, मैंने बता दिया है। और हाथी दांत उद्योग के लिए दांत भी हाथी से ही मिलता है। जो हाथी दांत उद्योग अपना है वहां से भी जो कच्चा माल है वो दांत भी हाथी से ही मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है। जो हाथी दांत उद्योग है वहां पर दांत कहाँ से मिल रहा है, हाथी से मिल रहा है। तो ये पशु आधारित उद्योग आपका हो जाएगा। अब अपना जो आगे कैटेगरी आती है, ये तो हो गया भाई कच्चे माल के आधार पर। अब अपना आगे आता है भाई स्वामित्व के आधार पर उद्योग। हम जो कैटेगराइज कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, स्वामित्व के आधार पर कर रहे हैं कि भाई मालिक कौन होगा। मतलब कि मैं कहूँ तो कंट्रोल किसका होगा उद्योग पर, इसके बेसिस पर अधिकार किसका होगा, इसके बेसिस पर जो उद्योग हम कैटेगराइज करते हैं वो आता है भाई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। उसके बाद आपका आता है निजी क्षेत्र के उद्योग, है ना, आपका आता है भाई संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। समझ आ गया। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। हल्का हल्का बता देता हूँ पहले ही।
तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं जो कि सरकार के नियंत्रण में है। निजी क्षेत्र के उद्योग वो होते हैं जो कि एक कंपनी या एक व्यक्ति के, एक ग्रुप के हाथ में क्या होते हैं भाई, अधिकार होता है उद्योगों पर। और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग वो होते हैं जिस पर क्या है, सरकार और सरकार और व्यक्ति, या मान लो कोई समूह है कुछ लोगों का, उनका नियंत्रण दोनों का साथ साथ मिलकर, ठीक है, वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग होते हैं। कई बार आपने सुना होगा ना भाई, लिमिटेड, लास्ट में किसी बहुत सी कंपनियों के लिमिटेड लगा होता है। क्या लगा होता है? लिमिटेड, लिमिटेड, ठीक है, LTD लगा रहता है, लिमिटेड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को दर्शा रही होती है, ध्यान रखना है। तो पहले हम बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। तो ये उद्योग बेसिकली जो है सरकार के अधीन होते हैं, ध्यान तुम्हें रखना है। और इन उद्योगों का प्रबंधन जो है सरकार द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं तो सरकार के अधीन ही रहते हैं, सारा प्रबंधन गवर्नमेंट ही करती है, ध्यान रखना है। समाजवादी देश जो होते हैं वहां पर ऐसे उद्योग आपको अधिक देखने को मिल जाएंगे। जो सार्वजनिक उद्योग है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? समाजवादी देशों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी बता रहा हूँ समाजवाद का मतलब क्या होता है, वैसे तुमने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। तो देखो, एक मिनट आगे, ठीक है, चलते हैं पीछे वापस स्लाइड पे। देखो, समाजवादी देश वो होते हैं जहां पर सारा कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। समाजवादी देश में क्या होता है? यहाँ पर लोगों के वेलफेयर के लिए काम करा जाता है, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करा जाता है, उनके कल्याण की बात करी जाती है। तो यहाँ पर सारे उद्योग क्या होते हैं? सरकार के हाथ में होते हैं। निजी क्षेत्र जो होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगी जिसका कोई ओनर एक व्यक्ति हो या कोई ग्रुप हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जितने भी उद्योग लगाए जाते हैं वो खुद सरकार के हाथ में होते हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ना ज्यादा वो हाई रेट पे बेचते हैं ना ज्यादा कम रेट पर बेचते हैं। मतलब ऐसा है कि जो लोग ले लें, समझ आ रहे हो, समझ आ गया होगा तुमको। तो समाजवादी देशों में हमें ऐसा देखने को मिलता है क्या? सार्वजनिक उद्योग, समझ आ गया। आगे चले भाई, अब हम बात करेंगे निजी क्षेत्र के उद्योग, ठीक है। तो निजी क्षेत्र की बात करूं तो ऐसे उद्योग का मालिक कोई एक व्यक्ति या कंपनी होती है, ठीक है भाई। जब मैं बात करूं निजी क्षेत्र के उद्योग, तो इस उद्योग का मालिक कौन होगा? एक व्यक्ति होगा या तो कंपनी होती है, ध्यान रख रहा है। और ऐसे उद्योगों का संचालन निजी संगठन द्वारा किया जाता है, समझ आ गया। मैं बोल रहा हूँ निजी यानी कि भाई प्राइवेट, समझ रहे हो ना। तो उसका मालिक कौन होगा? एक व्यक्ति होगा या तो कंपनी होगी। और ऐसे उद्योगों का जो पूरा संचालन है, जो पूरा वर्क इस कंपनी कर रही होगी, तो निजी संगठन होता है, ठीक है। पूरा प्राइवेट संगठन होता है, पूरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इसको चला रही होती है। यहाँ सरकार का कोई रोल नहीं होता है, ध्यान रखना। बस सरकार एक चीज ले रही होती है, क्या तुमको पता है? क्या? टैक्स, जिससे हर कंपनियां डर रही हैं, समझ आ रहा है ना, समझ आ गया होगा तुमको। और जो निजी क्षेत्र के उद्योग हैं, निजी क्षेत्र के उद्योग तो मैं कहाँ देखने को मिलेंगे? पूंजीवादी देशों में। सार्वजनिक वाले समाजवादी देशों में, और निजी क्षेत्र के उद्योग आपको पूंजीवादी देशों में ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूएसए, जैसे कि आपको क्या है, यूएसए, अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर क्या है, आपका ये पूंजीवादी देश है। तो यहाँ पर जो उद्योग आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि भाई सब के क्या प्राइवेट हाथों में है, ठीक है। और यहाँ पर क्या भाई, पूंजीवादी देशों में यहाँ पर लोगों के वेलफेयर की बात नहीं होती है। यहाँ पर कहा जाता है कि भाई जो कंपटीशन को फेस कर सकता है वो आगे निकल जाओ, ठीक है। यहाँ पर सरकार का काम बस क्या होता है, कानून वानून सुरक्षा से रिलेटेड ही होता है ज्यादातर। बाकी जो कंपटीशन कर सकता है वो आगे निकल जाता है। पूंजीवादी देशों के अंदर सरकार का रोल बहुत मिनिमम होता है। हाँ, लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि भाई लोगों को बिजनेस करने के लिए बहुत बढ़ावा देती है, ठीक है, फंडिंग भी देती है। तो ऐसे पूंजीवादी देशों में लोग जो है आगे निकल भी जाते हैं, समझ आ गया। तो पूंजीवादी देशों में क्या ऐसे उद्योग आपको देखने को मिल जाते हैं, ध्यान रखना, निजी क्षेत्र के उद्योग। और जैसे भारत में टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, इसके उदाहरण है। अब तुम सोच रहे हो यार भारत थोड़ी ना पूंजीवादी देश है, तो मैंने कब कहा पूंजीवादी देश है? तो भारत में क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि हमारा यहाँ पर समाजवाद से भी कुछ विशेषता ले रखी है और कुछ अपना पूंजीवादी विशेषता भी हमने ले रखी है, ठीक है, कंसेप्ट ले रखा है इंडिया के अंदर। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है। दोनों के गुण हमें देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ उद्योग जो है सरकार के हाथों में भी होते हैं और प्राइवेट हाथों में भी कुछ क्या होते हैं, उद्योग होते हैं। तो भारत दोनों खेलता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो भारत में टाटा, बिरला, रिलायंस ऐसे हैं जहां पर क्या सारा अधिकार क्या है, एक व्यक्ति या पूरी कंपनी के हाथ में है, ध्यान रखना है, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो पूंजीवादी देशों में आपको क्या है, निजी क्षेत्र के उद्योग देखने को मिल जाएंगे और ऐसे मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी देखने को मिल जाएंगे, ध्यान रखना। उसके बाद आपका संयुक्त क्षेत्र के उद्योग।
संयुक्त क्षेत्र मैंने बता दें जहां पर सरकार और कंपनी दोनों का अधिकार है। तो इन उद्योगों का संचालन सरकार और निजी कंपनियां, ठीक है, निजी कंपनी और सरकार दोनों मिलकर करती है, संचालन भी दोनों मिलकर करते हैं। और जैसे कि आपका HPCL और HPCL मित्तल लिमिटेड इसका एक उदाहरण है, ठीक है भाई। और कुछ एग्जांपल आप मुझे कमेंट में दे सकते हो, ठीक है, बताना भाई कमेंट में, जो कि ऐसी कंपनियां जो कि क्या भाई संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के एग्जांपल हैं, कमेंट में बताना, ठीक है भाई। थोड़ा रिसर्च वगैरह करके कमेंट खुले हुए हैं तुम्हारे लिए, कमेंट तो तुम करते नहीं हो, तो समझ आ गया। तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में क्या होता है, यहाँ पे कंपनी का संचालन, उद्योग का संचालन सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर कर रहे होते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्वच्छंद उद्योग का। अब ये क्या है, वैसे ये टॉपिक तुम्हारा पहले ही आ जाना था लेकिन मैंने लास्ट में लिया है, बॉक्स के अंदर है, ध्यान रखना है, क्या बॉक्स के अंदर तुमको दे रखा है, ध्यान रखना। तो तुम पढ़ लेना, इसको बता देता हूँ वैसे तुम्हें। देखो, तो स्वच्छंद उद्योग, तो स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं, ठीक है, जहां पर डाइवर्सिटी बहुत होती है, तो वहां पर आपको क्या स्वच्छंद उद्योग देखने को मिल जाएंगे। और ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर भी नहीं है, ठीक है। अब बोलोगे ऐसा क्यों भाई, उद्योग कच्चे माल पर निर्भर नहीं है, अभी पूरा पढ़ो समझ आ जाएगा। ये किसी भी विशिष्ट कच्चा माल, कोई एक पर्टिकुलर कच्चा माल पर निर्भर बिल्कुल नहीं करते हैं। और ये उद्योग बेसिकली क्या होते हैं, संगठक पुर्जों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। मान लो एक आपने देखा होगा, मोबाइल ले लो, मोबाइल के अंदर कुछ ग्रीन ग्रीन सी कुछ प्लेट्स लगी रहती है, मतलब ग्रीन कलर की कुछ, हर डिवाइस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कुछ ऐसी, रिमोट के अंदर आपने देखा होगा, है ना, तो कुछ ऐसे ग्रीन सी होती है उसके अंदर, तो उसके अंदर ना बहुत कुछ ऐसे छोटे छोटे टुकड़े लगे रहते हैं, मतलब ऐसा मान लो कुछ टुकड़ा इसमें लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ लगा होता है, जो अपने ग्रीन प्लेट होती है हर डिवाइस के अंदर, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे डिवाइस से लगे रहते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, जिनको हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है। बस सेमीकंडक्टर तो पूरा यही होता है, वो आप तुम छोड़ो, ठीक है। बस ध्यान रखो, ऐसे बहुत सी प्लेट्स होती है हर डिवाइस में, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ना आप कह लो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम छोटे छोटे वो लगे रहते हैं, है ना। तो वो क्या संगठक पुर्जे हैं। तो स्वच्छंद उद्योग कुछ इसी का एग्जाम्पल है। तो स्वच्छंद उद्योग क्या होता है, संगठक पुर्जों को जोड़ने का काम करते हैं, तो इसलिए क्या है, जो प्लेट्स पर जो ये लगा रहे हैं ना बाकी के पुर्जे, तो इनके लिए संगठक पुर्जे हैं। तो स्वच्छंद उद्योग है तो ये इसी पर निर्भर करते हैं, समझ आ गया। जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, वही बात है, जो संगठक पुर्जे इनको चाहिए, ठीक है, इनको कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें उत्पादन कम मात्रा में ही होता है और श्रमिकों की भी कम आवश्यकता इसमें होती है, और ये उद्योग प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलाते हैं, ठीक है। अब तुम्हें कुछ लगाना ही तो है, पार्ट्स ही तो लगाने हैं बस, इसमें कौन सा प्रदूषण होगा, नहीं होगा, समझ आ गया। तो यहाँ पर तुम्हारा जो चैप्टर है, कुछ एग्जाम्पल इसके भी कमेंट में बताना। कुछ मैंने बता दिया, जैसे कि अब मान लो फोन है, फोन के अंदर कुछ जो उसके पुर्जे लगते हैं उसको भी असेंबल करना, वो स्वच्छंद उद्योग का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके पार्ट्स तुम्हें कहीं से मिल जाएंगे। तो कुछ और कमेंट में बताना इसके एग्जाम्पल्स सोच के थोड़ा सा, ठीक है। बाकी चैप्टर तुम्हारा यहाँ पर फिनिश होता है, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी चैप्टर फिनिश हो गया है, तड़ातड़ हम चैप्टर खत्म कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से डीपली हम पढ़ रहे हैं, यानी कि बस भाग रहे हैं, तो तुम्हें समझ भी आ रहा होगा, ठीक है भाई। बाकी फीडबैक अपना कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक वगैरह तुम कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।